हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है, जो मुझे लगी। और इसमें सबसे पहले तो आपके सामने ये न्यूज़पेपर का हेडिंग दिख ही रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट, विल यू रिमूव ओपेसिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित बातें आजकल न्यूज़ में चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो सीजेआई हैं आपके श्री चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने ये इस पिटीशन को हियर कर रहे हैं, जो कि इसके अगेंस्ट में डाली गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में। तो उसमें गवर्नमेंट से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या आप ओपेसिटी को रिमूव करेंगे, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या उस ट्रांसपेरेंसी को वापस लेकर के आएंगे, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिलीज़ हुए थे 2018 में। तभी से इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस और बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुई थी। लेकिन फ़िलहाल अब जो है ये इसके ऊपर ठीक ठाक सुनवाई चल रही है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या चीज़ होती है और किस तरीके से इसमें कामकाज किया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। तो न्यूज़ आपके सामने है। इस न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोली है इसको ऑब्जर्व करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्डर पॉइंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस देता है उसको आप ज़रूर नोट कर लिया करिए, ठीक। तो उसको रेफरेंस करने में, कोट करने में आसानी रहेगी आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो आप अपने कॉपी में या कहीं डायरी में नोट कर लीजिए। तो इसने क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि एज इट इज़ एवरीबडी नोज इट हु ईबी इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनर्स आर, द पार्टी नोज अबाउट इट, द ओनली पर्सन हु इज़ बीइंग डिप्राइव्ड इज़ द वोटर। समझ रहे कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पे बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, कि सबको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है ना, किस पार्टी को दिए जा रहे हैं, सब चीज़ें सबको पता है ना, जो इस सिस्टम के साथ हैं। लेकिन सिर्फ किसको नहीं पता है? हमको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, हमारे आपके जैसे जो जनता है उसको ये चीज़ नहीं पता है। तो यही चीज़ कह रही, योर कंटेंशन दैट द वोटर्स डू नॉट हैव द राइट टू नो इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट। इसको हजम कर पाना थोड़ा कठिन है कि वोटर्स को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो जाने कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसी पार्टी को किसने दिए, क्यों दिए। और जबकि वोट कहाँ से मिलने हैं? वोटर्स से ही मिलने हैं। तो वोटर्स को ही नहीं पता होगा तो कैसे वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपके GS4 के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, एथिक्स पेपर के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसी चीज़ को कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कहीं पर भी, तो आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो फ़िलहाल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस में भटकते रहें और भटकने के बाद आप एक के बाद एक दूसरी वीडियोस को स्क्रॉल करते रहें, जो थोड़ा लंबी वीडियोस हो जाती हैं 15 से 20 मिनट की या आधे घंटे की, 1 घंटे की, उनको आप देखते नहीं हैं। अगर आप YouTube से पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि आप एक फ़ेल होने की तैयारी कर रहे हैं। इससे बढ़िया आप किसी और सेक्टर में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, रील्स बनाने में अगर अपनी ऊर्जा को लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है बजाय कि यूपीएससी की तैयारी के। तो YouTube शॉर्ट्स से मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपका कोई भला हो पाएगा। तो उसको देखना आप बंद कर दीजिए, कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। चलिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। इसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आएंगी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट कैन बी परचेज्ड बाई एनी इंडियन सिटीजन, किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा या किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा। कहाँ से? स्पेसिफाइड बैंक से और स्पेसिफाइड पीरियड में। अब वो स्पेसिफाइड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नहीं कि आप ICICI बैंक से मांग लेंगे, नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस सरकार डिक्लेयर करती है उसी से आप ये बॉन्ड्स को ले सकते हैं। अब ये बॉन्ड्स होते क्या हैं? ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे मेरे पास ये 1000 रुपये का एक नोट है ना। अब इस 1000 रुपये के नोट को मुझे कहीं से भी मिला हो, चाहे मुझे सैलरी से मिला हो या मुझे जुआ खेल करके मिला हो या मुझे सब्जी बेच करके मिला हो, मेरे पास ये 1000 रुपये का नोट है। अब इस 1000 रुपये के नोट से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि इससे मैं चाहे तो पेन भी खरीद सकता हूँ, इससे मैं चाहे तो खाना भी खरीद सकता हूँ,
कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा आप कहाँ से लेकर के आए। सिमिलरली इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी इसी तरीके के यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बॉन्ड्स या पेपर्स होंगे जिनके ऊपर ना आपका नाम होगा, ना आपका पता होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको लेने के लिए आपके पास एक केवाईसी कंप्लीटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इसको परचेज कर सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को। ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप परचेज करके क्या करेंगे, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का एक अकाउंट होगा, उस अकाउंट में आप जा कर के इसको जमा करवा सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ना ही इस पॉलिटिकल पार्टी को पता चलेगा कि किससे ये पैसा आया है। अब जैसे मान लीजिए कि 1000 का नोट ये है, 1000 का नोट ये है, 10,000 का एक नोट ये है। अब पॉलिटिकल पार्टी के फंड में ये तीनों नोट उसको दिखाई पड़ेंगे। तीनों नोट अगर उसको दिख रहे हैं तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये राम ने दिया है, ये श्याम ने दिया है, ये अफजल ने दिया है, मतलब किसी को कुछ भी पता चलने वाला नहीं है ना। और अगर जनता पूछे कि बताइए हमको कि कहाँ से कौन सा पैसा आया है ना, ए कंपनी ने आपको कितना दिया, बी कंपनी ने आपको कितना दिया, तो ये सब चीज़ें जनता को नहीं बताई जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए होती है लागू। अब इसके बारे में आप देखें तो ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा, ना ही पॉलिटिकल पार्टी को, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल करने वाली संस्था जो कि देश में इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको तक ये बात पता नहीं चल पाएगी कि किसने ये बॉन्ड उनको दिया है और इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2018। अब उनका आर्ग्यूमेंट क्या था इसको रिलीज़ करते समय कि हम क्या करेंगे, इससे जो पॉलिटिकल फंडिंग में करप्शन होता है, जो काला धन, जो ब्लैक मनी है, उसको लोग यहाँ दे करके वाइट कर लेते हैं। तो ये एक आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने उस समय प्रोवाइड किया था इस पर्टिकुलर स्कीम को लागू करने से करते समय। लेकिन अब वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ही सबसे बड़ा फैक्टर आ गया है, जिसकी वजह से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन्स फाइल हुई हैं। कुछ वकील हैं जैसे कि कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और इस तरीके से इनकी पूरी टीम है जिन्होंने ये पिटिशन्स अलग अलग उसमें फ़ाइल की थी। सबको कंपाइल करके अब सिंगल हियरिंग चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड वर्क कैसे करते हैं इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही सरलता से बता रहा हूँ। ये डिनोमिनेशंस 1000 में रहता है, 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख, 1 करोड़। जैसे कि 1 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10, वैसे ही ये भी इस तरीके के अलग अलग डिनोमिनेशंस में आता है। तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक ये जाता है। स्पेसिफाइड पीरियड में ही ले सकते हैं। आपको केवाईसी डिटेल्स पूरी देनी पड़ेंगी बैंक को खरीदते समय सिर्फ, ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी डोनेटेड टू एनी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क भी दे देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल लेवल की होती हैं या रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये पॉइंट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी कैन इनकैश द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद इन 90 डेज़। अच्छा, ये परचेज से 30 दिन के अंदर, जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़रीदा तो 30 दिन के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जिस भी पार्टी को आप चाहते हैं उस पार्टी के खाते में इन बॉन्ड्स को आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेन बात क्या हो रही है ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है वो बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस लगा रही है इसके ऊपर कि इसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, दो ही बातें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मैंने अभी न्यूज़ तो दिखाई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी है। तो यही चीज़ें इसके लिए चैलेंजेस के रूप में भी उभर करके आ रही हैं। आप इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो फंड अगर आएगा, मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंट्री भी अगर इन इलेक्शंस को रिग करना चाहती है, इन्फ्लुएंस करना चाहती है और हैवी फंडिंग करती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो उस पैसे को वो यूज़ कर सकते हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, अलग अलग गलत प्रैक्टिसेस करने के लिए। तो इससे इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स खड़े होना चाहते हैं बड़े बड़े बेहमौत पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में, वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पैसे की ताकत के आगे तो सभी लोग झुक जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी है ना।
तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज से MCQs भी, जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से संबंधित हैं, जो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इनके आप क्वेश्चंस, क्योंकि ज़रा सा ये आर्टिकल था, इसको ही पढ़ करके आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। इट कैन बी परचेज फ्रॉम, ये आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सारे आंसर्स आप सर्च कर लीजिएगा गूगल से, या आपने अगर इस आर्टिकल को सही से समझा है तो आप सारे आंसर्स दे सकते हैं, है ना। द आइडेंटिटी ऑफ द परचेजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज डिस्क्लोज्ड टू, ठीक। तो यहाँ पे आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन बी इनकैश्ड विद इन, कितने दिनों में इनकैश करवाया जा सकता है, जमा नहीं करवाना है, इनकैश करवाना है। तो ये आंसर भी आपको पता होना चाहिए। द मेन पर्पज़ ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम इज़, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारे बहुत ही छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे आपके प्रीलिम्स में, और इस चीज़ को आप याद करते चले जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए ट्रू नहीं है, तो इसमें से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद वीडियो को आप 2 मिनट पॉज करके आप इसके आंसर्स को सर्च कर लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स जब क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस के लिए आपको बैठना पड़ेगा, और उसकी तैयारी जो है वो अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप तैयारी मत करिए, ठीक है ना। बिल्कुल ब्लंटली फैक्ट बताता हूँ, करंट सर्विंग ऑफिसर हूँ, इस वजह से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और बहुत बार मैं UPSC फेल किया हूँ, है ना। और गलतियाँ क्या रहीं उसी एक्सपीरियंस से आपको मैं बता देता हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित ABCD भी ना आए, क्योंकि UPSC एस्पायरेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मिनिमम रिसोर्सेस में क्या देना है, मैक्सिमम एंड बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करना है, तभी आपको सिविल सर्विस में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेस होते तो हमें ज़रूरत ही क्या है, हम फ्रूगली यूज़ करते चले जाते फंड्स को, लेकिन हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, देश में दिक्कतें बहुत है, तो हमको ऐसे लोगों को, ऐसे सिविल सर्वेंट्स को चूज़ करना है जो वाकई अपनी काबिलियत से, अपने दिमाग से इन रिसोर्सेज का पूर्ण यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे घंटे में जो 24 होते हैं उनका संपूर्ण सदुपयोग कर सके, है ना। व्हेन अ मैन कैन फिल 1 मिनट इन 60 सेकेंड्स, ये कुछ किसी की मुझे वो कोट याद आ रहा है कि अगर आप 1 मिनट में 60 सेकेंड्स को देखते हैं तो ही आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं, ना। तभी आप टाइम को पूरी तरीके से मैनेज करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं, है ना। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मेंस आंसर राइटिंग में आपके पास टाइम की लग्जरी नहीं होती, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। आपको बस क्वेश्चन देखना है और अपने आंसर्स को लिखना चालू कर देना है, और ये चीज़ तभी आ पाएगी जब अभी से आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आपके दिमाग में क्या लिखा जाए ये फॉर्डर पॉइंट्स अपने आप आते चले जाएँ, है ना। तो यू हैव टू रीड 1000 नंबर ऑफ बुक्स सो दैट वर्ड्स कैन फ्लो लाइक रिवर्स फ्रॉम योर पेन। जैसे नदियाँ जैसे चलती हैं उसी तरीके से आपके शब्द भी चलेंगे, है ना। और ये चीज़ आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप UPSC यहाँ पे क्या पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा है, 2-3 बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बात हो गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दी है कि दिस स्कीम स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। तो जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसके रूट पर ये स्ट्राइक करती है कि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं उसमें। तो इसको अब आपने सपोर्ट करना है या इसके अगेंस्ट में बोलना है, इस चीज़ का सारा प्रोज एंड कॉन्स लेकर के टेबल पर सारे फैक्ट्स फिगर्स को रखना है और इस चीज़ को डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर निर्णय के ऊपर पहुंचना है और वो आपको बताना है कि क्या सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं। निर्णय के ऊपर ना भी पहुँचें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको क्रिटिकली पूरा डिस्कस करके उसमें कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दीजिए।
ठीक है ना। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन जब भी किया जाता है तो किसी भी तरीके का बायसनेस होना नहीं चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। ठीक, तो आपको इंडियन डेमोक्रेसी की जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए, है ना। और इसमें आप चीज़ देखिए क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। इट रिक्वायर्स यू टू गो बियॉन्ड द बेसिक डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या क्या चीज़ें, हाउ डज द एनोमिटी, जो कि गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि अगर एनोनिमस रहेगा, अगर बताया नहीं जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से आया, तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेगी, ये ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर कर रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब अगर ये नहीं है लॉजिक, तो वो आप बताएंगे कि लॉजिक क्यों नहीं है या इसके क्या हार्म्स हो सकते हैं। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट कैन बी डन टू एड्रेस दिस कंसर्न्स। इन 3 एरियाज़ के ऊपर आपको इसको फोकस करके आंसर लिखना है। एक ठीक ठाक अबव एवरेज, कोई बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको सारे पॉइंट्स बस कवर करने हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हुए, क्योंकि जब भी देखिए आप किसी भी आंसर को अपने लिखें तो उसमें एग्जाम्पल्स ज़रूर दिया करिए, चाहे कोई भी कोर्ट केस आप बता दीजिए, या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने अगर कोई बात कही हो वो आप बता दीजिए, प्रेसिडेंट ने अगर कुछ कहा हो वो आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट संस्था ने कुछ कहा हो, ईसीआई ने कुछ कहा हो, तो इनको कोट करके आप वहाँ पे बता सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पे एग्जामिनेशन में प्रोवाइड कर सकता है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको बहुत बिल्कुल क्लियर होंगी इस लेक्चर के तहत। और अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, तभी ये वीडियो स्प्रेड होगा। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर ज़रूर करा करिए, क्योंकि नॉलेज इज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। देखिए, अगर आप किसी के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है एग्ज़ामिनेशन टाइम में भी। और कहीं ना कहीं जो हमारे कहते हैं ना कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्या करेंगे, इसमें फेवर करेंगे। तो आप इस चीज़ को स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी के साथ मिल करके बढ़िया से तैयारी करें। आई होप कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। और जो डिफरेंट रिसोर्सेस हैं उनको मिनिमाइज़ कर लें, बिल्कुल मिनिमम रिसोर्सेस रखें, स्टिक हो जाएं किसी भी 1 या 2 किताबों के साथ हर सब्जेक्ट में, और किन्हीं भी 1 या 2 यूट्यूब चैनल्स के साथ, ताकि आपको भटकना ना पड़े। अभी से इन चीज़ों को डिसाइड कर लें, बिल्कुल क्लियर माइंड आपका रहना चाहिए, विज़न आपका क्लियर रहना चाहिए, भटकना नहीं है ना। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और थैंक यू।